तो कल हम लोग बात कर रहे थे प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। ये बात आ रही थी कि निरोध दो प्रकार के हैं, और दो ही प्रकार के नहीं बल्कि तीन प्रकार के हैं। एक निरोध जो सिर्फ निरोध है, दूसरा निरोध जो दांडिक निरोध है, और तीसरा निरोध जो निवारक निरोध है। तो इसलिए निरोध को सिर्फ एक अर्थ में समझना ये ठीक नहीं है। और निरोध अगर सिर्फ निरोध है तो अनुच्छेद 22 उसके लिए लागू नहीं होता, क्योंकि अनुच्छेद 22 उसके लिए लागू होगा जो कि गिरफ्तार किया गया है, और फिर आगे स्पेसिफाई करता है कि अगर गिरफ्तार भी हुआ किंतु अन्य देशी शत्रु है तो उसके मतलब उसके संबंध में अन्य देशी के संबंध में लागू होगा अनुच्छेद 22, क्योंकि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, इस शब्दावली में अन्य देशी व्यक्ति आएगा, लेकिन अन्य देशी अर्थात विदेशी और अन्य देशी शत्रु बातें अलग अलग है। तो अगर अन्य देशी शत्रु गिरफ्तार हुआ है तो उसके संबंध में अनुच्छेद 22 लागू नहीं होगा। 22 लागू नहीं होगा, मीनिंग दर 22(1), 22(2), इनमें से कुछ भी लागू नहीं होगा। और 22(4) से लेकर 22(7) तक का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। और तीन एक्सेप्शन काखंड और खाखंड। काखंड में कह देता अन्य देशी शत्रु, इनके संबंध में लागू नहीं। खाखंड कहता है कि 22(1), 22(2) की कोई बात ये उस व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं जो निवारक निरोध में है। और अगर कोई निवारक निरोध में है तो वो देशी और विदेशी कोई भी हो सकता है। देखिए, अन्य देशी शत्रु के संबंध में 22(1), 22(2) लागू नहीं है, लेकिन अन्य देशी शत्रु अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, ठीक है, तो 22(4), 22(7), 22(4) से 22(7) तक लागू, क्योंकि 22(1), 22(2) जो गिरफ्तार किया गया है उसके संबंध में, और 22(4) से लेकर 22(7) तक आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो कुछ किया नहीं है, आपको संभावना है इस बात की कि वो कुछ कर देगा, तो ये स्थिति अलग है, और उसने कुछ किया है ये स्थिति अलग है। फिर अगर आपने सिर्फ निरुद्ध किया है तब तो बात ही खत्म है, क्योंकि निरुद्ध करने का अपना कोई एक निश्चित कारण होगा, उस कारण को खत्म कर दिया जाए, बात खत्म हो गई। कोई लीगल हर्डल, कोई कानूनी बाधा ये नहीं है व्यक्ति के मुक्त होने में। लेकिन अगर निवारक निरोध या दांडिक निरोध में है व्यक्ति, तब कानूनी बाधाएं हैं। इसलिए उनके संबंध में स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रावधान अनुच्छेद 22 के तौर पर किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्टैट्यूट्स में इस संबंध में प्रावधान नहीं हो सकते। इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भले ही स्टैट्यूट में कोई प्रावधान न हो, लेकिन मिनिमम न्यूनतम कम से कम इतने अधिकार तो प्राप्त होंगे ही। ये किया ही इसलिए गया है क्योंकि स्टैट्यूट्स बहुमत के आधार पर बनते हैं, ठीक है, ये ठीक है।
कि उम्मीद ये की जाती है कि विधायिका में जो बैठेंगे वे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का सम्मान करेंगे। लेकिन इस देश ने आपातकाल भी देखा है, और अभी अनुच्छेद 31 पढ़ेंगे हम लोग, तब देखेंगे, और पीछे भी बहुत सारी चीजें देखकर आए हैं कि बहुमत के आधार पर क्या क्या करने की कोशिश यहां हुई है। ठीक है, तो इसलिए कुछ न्यूनतम अधिकार यही प्रत्याभूत कर दिए जाए, गारंटीड कर दिए जाए। इस दृष्टिकोण से अनुच्छेद 22 में कुछ अधिकारों को गारंटीड किया इन एवरी केस ऑफ अरेस्ट। बस केवल 2 को निकाल दिया। 2 क्यों, 3 को, अन्य देशी शत्रु, निवारक निरोध और सिर्फ निरुद्ध, इनको निकाल दिया। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि स्टैट्यूट्स में कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स नहीं दिए जा सकते। दिए जा सकते हैं, सीआरपीसी में दिए, सिर्फ इतने ही नहीं दिए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में उपबंध जितने की यहां दिए गए, वहां गिरफ्तारी का तरीका भी बताया। यह भी बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेंगे तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। यह भी बताया है कि अगर व्यक्ति के शरीर पर चोटें हैं तो वो स्वयं को मेडिकली एग्जामिन्ड किए जाने की मांग कर सकता है। ठीक है, देयर आर सम अदर राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक है, अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है, वो तो खैर यहां भी है। लेकिन सिर्फ इतने ही अधिकार वहां दिए गए, ऐसी बात नहीं। तो स्टैट्यूट्स में अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन स्टैट्यूट बिल्कुल मौन रहे, कुछ भी न कहे। ठीक है, अधिकारों के संदर्भ में तो भी कम से कम इतने अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो जाए इन केस ऑफ अरेस्ट। इस दृष्टिकोण से अनुच्छेद 22 की रचना हुई है। तो हम लोग उस व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में चर्चा कर रहे थे जो निवारक निरोध में रखा गया है। तो निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति, सबसे पहला अधिकार इस व्यक्ति का जो आता है 22(4) में, वो क्या है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अंतर्गत ही इसको निवारक निरोध में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी दिखती है। ठीक है, और फार्मूला बेस्ड चिंतन इसी को कहते हैं। फार्मूला आपके सामने रखा गया है। ठीक है, कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये बात देखने में बड़ी सीधी लग रही है, लेकिन जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करने पर आप आएंगे, सिद्ध करने पर आएंगे, तो 2 पन्ने भर जाएंगे और तब जाके कहीं सिद्ध हो पाएगा। तो उसने सिर्फ कहा निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अंतर्गत ही उसे निवारक निरोध में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। और यही एडवोकेसी होती है कि हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये विधि नहीं है। क्योंकि एक बड़ी सीधी बात है कानून की दुनिया में, जो कि आम पढ़े लिखे आदमी को समझ में नहीं आती। आम पढ़ा लिखा आदमी प्रारूप के आधार पर, नामकरण के आधार पर व्यक्तियों को पहचानता है या वस्तुओं को पहचानता है, और कानून का आदमी गुणधर्म के आधार पर चीजों को पहचानता है। आप गुलाब का नाम कुछ भी रख दो, वो रहेगा गुलाब, उसमें गुणधर्म गुलाब के ही रहेंगे। और आप किसी
खराब चीज को किसी भी नाम से पुकारो, वो रहेगी खराब। ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकती। एक निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि, तो एडवोकेट इस बात को चुनौती दे सकता कि यह विधि नहीं है। आपने विधि के अंतर्गत, आप निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अंतर्गत निवारक निरोध में रख सकते थे, लेकिन यह विधि नहीं है। विधि नहीं है, इसे कहने के लिए उसके पास 2-3 आधार हो सकते हैं। एक, ये विधि नहीं है इसलिए क्योंकि जिसने इसे अधिनियमित किया उसके पास इसे अधिनियमित करने की विधायी क्षमता थी नहीं, इसलिए नहीं है। एक तर्क यह हो सकता है। अगला तर्क हो सकता है कि अधिनियमन की क्षमता थी, चलिए, लेकिन जिस ढंग से, अर्थात जिन गुणों के साथ इसको अधिनियमित किया जाना चाहिए था, उन गुणों को इसमें स्थान ही नहीं मिला। ऐतिहासिक तौर पर, दार्शनिक तौर पर कानून न्याय संगत या न्याय के उपकरण के रूप में देखा गया है, और ये जिन बातों का किया जाना प्राधिकृत करती है, उनमें से एक भी व्यक्ति को न्याय घटित करने की ओर नहीं ले जाती है। दैट इज वाई ये लॉ नहीं है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप? निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अंतर्गत, ठीक है, उसे निवारक निरोध में रख सकते हैं। और एक चीज खूब समझ लें कि हमने कोई अत्याचार नहीं किया है। निवारक निरोध संबंधी विधियों के अंतर्गत व्यक्तियों को निवारक निरोध में रखने की अनुमति देकर प्रारंभिक तौर पर तो ये ठीक नहीं लगता कि जिसने कुछ नहीं किया, जिसके बारे में सिर्फ आपका सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, आपका मीनिंग देयर बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का, कार्यपालिकीय प्राधिकारियों का, सरकार का, कि ये भविष्य में कुछ कर देगा। हमने आपको प्यूरेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बीच फर्क किया है। सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रख दिया जाए, ये बात ठीक नहीं लगती प्रथम दृष्टया। लेकिन हमने कहा था आपसे कि जस्टिफिकेशन जब व्यक्ति के साथ है कि सिर्फ आशंका के आधार पर उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है, तो राज्य को भी मिलना चाहिए। और इस आधार पर दुनिया के सभी देशों में प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्यक्तियों को रखे जाने की परंपरा और अनुमति मिली हुई है। यह ठीक है कि दुनिया के अन्य लोकतंत्रों में व्यक्ति को केवल वॉर टाइम, युद्ध काल में प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने की अनुमति है। लेकिन हमारे यहां जिस समय संविधान बना उससे लेकर आज तक शांति काल में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही, इसलिए हमारे यहां शांति काल में भी लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने की अनुमति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई, सूचियों में संबंधित प्रविष्टियां शामिल करके। ठीक है ना, हर बात आपकी सुआधारित होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी लॉज बनाने की अनुमति यहां है, तो आपको बताना होगा कि कहां है। अगर आप नहीं बता सकते तो आप कानून के विद्यार्थी नहीं है कम से कम। फिर तो रिक्शे वाला भी यही कहता है कि सरकार जो चाहे तो कर दो, वही तुम कह रहे हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन यू एंड दैट रिक्शा पुलर? उसमें फर्क क्या है? क्यों आपके समय और पैसे की बर्बादी को उचित माना जाए? ठीक है, तो आपको बताना होगा कि कहां पर यह अनुमति मिली हुई है। तो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अंतर्गत व्यक्ति को निवारक निरोध में भेजा जा सकता है। अधिकतम सीमा कहां लगाएगा? आपका
जो 22(7) आएगा, इसमें कहेगा संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन और किन वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड का के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति को निवारक निरोध में कितने समय रखा जा सकता है, तो आपको 22(4) और 22(7) का और 7 खा इन्हें एक साथ पढ़ना होगा। 7 खा देख लें, कहता किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा और खंड 4 के उपखंड का के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, ये संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी, क्योंकि संसद विधि द्वारा, ठीक है, विहित कर सकेगी। इसके बाद डैश लगा हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि डैश से पहले लिखे गए शब्द का, खा और गा तीनों खंडों के साथ पढ़े जाएंगे। तो मैक्सिमम निवारक निरोध कितना हो सकता है, यह संसद विधि द्वारा विहित करेगी। मैक्सिमम कितना निवारक निरोध हो सकता है, और यह मैक्सिमम निवारक निरोध कितना हो सकता है, इसे वर्षों में संसद विहित करे जरूरी नहीं है। ऐसा लिखा नहीं है कि 2 साल का निवारक निरोध होगा, 1 साल का निवारक निरोध होगा, 5 महीने का होगा, 6 महीने का होगा। ठीक है, वर्षों, महीनों, दिनों में संसद निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि में निवारक निरोध की अधिकतम अवधि को निर्धारित करे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। और बस विधायिका की विधायी शक्ति पर प्रतिबंध एक ही है, और वो प्रतिबंध कौन सा है, दे कैन नॉट इनेक्ट बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि संसद निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि में निवारक निरोध की अधिकतम अवधि को तय करते समय घटनाओं के आधार पर निवारक निरोध की अवधि को तय कर सकती है। जैसे वो ये कह सकती है कि अमुक व्यक्ति जिसके कार्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में, ठीक है, समस्या पैदा कर रहे हो, उसे निवारक निरोध में भेजा जा सकेगा। और जब तक ऐसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सभी के लिए सुलभ न हो जाए, तब तक उसे निवारक निरोध में रखा जा सकेगा। हालांकि ये बहुत विस्तृत सेंटेंस हो गया, लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बात कर रहे हैं। इसमें ऐसे भी संशोधन कर सकते हैं कि होली के अवसर पर चीनी की जो आवश्यक वस्तु है, ठीक है, उसकी उपलब्धता में यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो होली के 1 माह पूर्व से लेकर और होली के 1 माह बाद तक उसे निवारक निरोध में रखा जा सकेगा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए एक पैटर्न आपके सामने रखें कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि, निवारक निरोध की अधिकतम अवधि ये वर्षों, महीनों, दिनों में बताए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी नहीं। जो कुछ जरूरी है वो सिर्फ इतना कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि संसद विधि बनाकर नियत करेगी। स्वयं कार्यपालिका या कार्यपालिकी प्राधिकारी या डिटेनिंग अथॉरिटी, ठीक है, निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी, वे निवारक निरोध की अधिकतम अवधि को तय नहीं कर सकते, संसद विधि द्वारा तय करेगी। और संसद
अधिकतम अवधि वर्षों, महीनों, दिनों के आधार पर और घटनाओं के घटित होने के आधार पर भी तय कर सकते हैं। और संसद ने जो अवधि तय की है वो यदि 3 महीने के ऊपर जा रही है, ठीक है, और कार्यपालिकीय प्राधिकारी 3 महीने से अधिक अवधि के लिए संबंधित व्यक्ति को निवारक निरोध में रखना भी चाहता है, ठीक है, यह हो सकता है कि एक निवारक निरोध संबंधी विधि उसमें 6 महीने या साल भर, इसके लिए हम किसी को निवारक निरोध में रख सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि 2 ही महीने रखना पर्याप्त है, ठीक है। 2 महीने से अधिक की आवश्यकता है ही नहीं, 2 महीने के लिए कर देंगे। हमें लगता नहीं पूरे साल भर इसे रखना जरूरी है, तो साल भर रखेंगे, लेकिन फिर साल भर अगर रखना है तब फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। संसद तय कर सकेगी कि साल भर रखा जा सकेगा, लेकिन साल भर फिर रखना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा 22(4) को ही, ठीक है। 22(4) क्या कह रहा है? निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उनकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, ठीक है। जब तक इस एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन इस ढंग की ना आ जाए कि संबंधित व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए निवारक निरोध में रखा जाना उनकी राय में ठीक है, यानी फिर सिर्फ डिटेनिंग अथॉरिटी की राय नहीं चलेगी, ठीक है। फिर डिटेनिंग अथॉरिटी को प्रतिवेदन भेजना होगा, किसे? एडवाइजरी बोर्ड इसको। और अगर एडवाइजरी बोर्ड यह बात कहता है अपनी रिपोर्ट में कि 3 महीने इससे अधिक अवधि के लिए व्यक्ति को डिटेन करना ठीक है, तब डिटेनिंग अथॉरिटी 3 महीने से अधिक अवधि के लिए उसे निवारक निरोध में रखना प्राधिकृत कर सकेगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर निवारक निरोध ने, अगर एडवाइजरी बोर्ड ने यह कह दिया कि अमुक व्यक्ति को निवारक निरोध में रखा जाना ठीक है उसकी राय में 3 महीने से अधिक अवधि के लिए, और डिटेनिंग अथॉरिटी के इस बीच राय यह बन गई कि नहीं, इसे अब निवारक निरोध में रखने की कोई जरूरत नहीं, तो सिर्फ इसलिए कि एडवाइजरी बोर्ड ने अगेंस्ट ओपिनियन दी है उसे निवारक निरोध में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यानी प्रीवेल डिटेनिंग अथॉरिटी की राय करेगी, न कि एडवाइजरी बोर्ड की। जैसे हम लोगों ने देखा था जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिमूवल की बात चल रही थी, कहां? 124(3) में, 3 है 4 है, क्योंकि 5-6 में तो प्रक्रिया दी गई है, जो भी है। तो वहां जब रिमूवल की बात चल रही थी तो क्या चल रहा था कि साबित कदाचार और साबित असमर्थता। तो साबित कदाचार कैसे? कहा था कि जजेस इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है, उस जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक जज और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, और वो जांच करेंगे उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लगे आरोपों की, ठीक है। और उस जांच के बाद
अगर वो ये पाएंगे कि आरोप सत्य है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो पाएंगे कि आरोप निराधार है, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगर वो ये पाएंगे कि आरोप सत्य है, तो वो पार्लियामेंट के उस सदन को, जिस सदन ने इस कमेटी का गठन किया है, क्योंकि दोनों सदनों में हटाने का प्रस्ताव आ सकता है, आजकल पेंडिंग भी चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, कमेटी भी गठित हो चुकी है। और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट उसको देंगे जिसने कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी की रिपोर्ट से यह सदन बाध्य नहीं हो रहा है। सदन ऐसा कर सकता है कि इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करे, और अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो बात फिर खत्म हो गई, फिर नहीं हटेंगे। और सदन ने कार्रवाई की, तब बात यह आती है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इससे उसे पारित होना चाहिए। और उसी सत्र में संसद के दूसरे सदन द्वारा भी इसी प्रक्रिया से उसे पारित किया जाना चाहिए, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों दिन वो हटेगा। तो ठीक वही प्रक्रिया यहां है। एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए बिना व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अंतर्गत निवारक निरोध में नहीं रखा जाएगा, भले ही संसद 3 महीने से अधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रखना विधि द्वारा प्राधिकृत करती है, तब भी नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो 3 महीने से पूर्व एडवाइजरी बोर्ड की राय ये प्राप्त करनी पड़ेगी। और एडवाइजरी बोर्ड अपनी ओपिनियन अगर देता है कि 3 महीने से अधिक अवधि के लिए इसे रखा जाना ठीक है, तो आप 3 महीने से अधिक रख सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि रखेंगे, इसका अर्थ ऐसे नहीं लेंगे, इसका अर्थ ऐसे लिया जाएगा कि एडवाइजरी बोर्ड को हमने रेफर कर दिया क्योंकि हमें इस समय यह लग रहा है कि 3 महीने से अधिक अवधि के लिए इसे निवारक निरोध में रखना जरूरी होगा। और अगर हमने 3 महीने नाक पर दिया रख के हम चले, 3 महीने जब बीतने को हुए तभी एडवाइजरी बोर्ड को भेजा, तो एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा इस प्रतिवेदन पर निर्णय लेने में जो समय लगेगा तब तक 3 महीने बीत जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन ये कि 3 महीने से अधिक रख ही नहीं सकते एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन के बिना, तो हमें छोड़ना ही पड़ जाएगा। इसलिए एडवाइजरी बोर्ड को इतना समय देते हुए कि वो 3 महीने से पूर्व ही अपनी ओपिनियन से हमें अवगत करा सके, हमने एडवाइजरी बोर्ड को रेफर कर दिया। एडवाइजरी बोर्ड से ओपिनियन आ गई कि ठीक है 3 महीने से अधिक रखा जा सकता है। लेकिन इसी बीच मेरी राय बदल गई, ठीक है, इस बीच मेरी राय बदल गई। अब हमें लगता है 3 महीने से अधिक रखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड की राय से हम बंधे नहीं हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था 124 सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तब परामर्श शब्द इस पर चर्चा हुई थी, और परामर्श शब्द की व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें हुई थी, उसकी बात चली थी। और कहा था कि 124(1) में क्या लिखा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, किंतु मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श। तो इस परामर्श शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, क्योंकि परामर्श गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्रकार का होता है। परामर्श का एक अर्थ होता है कि उन्होंने कहा कि तुम इन्हीं की सलाह से काम करोगे, मीनिंग दर भाई ये जो सलाह देंगे वही काम आप करेंगे, आप सिर्फ कार्य को संपादित करने वाले उपकरण मात्र होंगे, तय ये करेंगे क्या होना है, इनकी सलाह से काम करोगे। और एक
इनकी सलाह से काम करने से पहले इनकी सलाह लोगे या इनकी सलाह से काम करोगे, इसका मतलब यह हुआ सलाह इनकी जरूर होगी लेकिन निर्णय आपका होगा। आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे कि इनकी सलाह माने या न माने। सलाह के इन दो तरीकों में से कौन सा तरीका 124(1) में परामर्श शब्द लिखने से पहले फ्रेमर्स के दिमाग में रहा है, इस पर डिसाइड हुआ है। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरंकुश ढंग से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य प्रावधानों को साथ में लेते हुए यह निर्णय दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की, ठीक है, स्थापना हो, ऐसा फ्रेमर्स के मन में रहा है। तो अगर हम वो अर्थान्वयन स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रपति डिसाइडिंग अथॉरिटी होंगे कि सलाह माने मुख्य न्यायाधीश की या ना माने, तो क्या होगा? जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसे स्थापित करने के काम में रोड़ा अटकेगा, वो नहीं हो सकती। क्योंकि राष्ट्रपति जो कुछ करेंगे वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे, मंत्रिमंडल जो कुछ करेगा वो तो पॉलिटिकल लोग होंगे, वो अपने हितों का ध्यान रखेंगे। तो कमिटेड जुडिशरी बनेगी, ना कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसलिए यहां परामर्श शब्द उपयोग करते समय फ्रेमर्स के दिमाग में निश्चित तौर पर यह रहा होगा कि जब तक कि कोई विशेष कारण ना हो तब तक मुख्य न्यायमूर्ति जिसकी सिफारिश कर रहे हैं उसे नियुक्ति मिलनी ही चाहिए। हालांकि जो सब लफाजी सिद्ध हुई है, ठीक है, सब नेताओं के ही पुत्र सुपुत्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बने हैं, ठीक है, सब नेताओं के मीनिंग देर नेताओं के नहीं, गांधी परिवार या उनके निकट के लोग ही वहां बन गए, बाद में कॉलेजियम बन गया, वो अपने ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। यही हो रहा है। हमें तो अभी पता लगा जब ये जस्टिस बी.आर. गवई इनके बयान पर एक सोशल मीडिया में, ठीक है, आपत्ति शुरू हुई है, तो अभी पता लगा है कि उनके पिताजी भी 3 टाइम विधायक, राज्यपाल सब रहे हैं और वो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो गए, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के नाम की कॉलेजियम सिफारिश कर देगा, ठीक है। तो हमें तो अभी जानकारी हुई, तो ये सब लफाजी सिद्ध हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी लफाजी भले ही हुई, सिद्ध हुई हो, लेकिन जो कहा गया और जो सोचा गया वो पढ़ना, ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी ये कथा कहानी ही सिद्ध हुई है। और इससे यह भी साबित होता है कि नियम कानून कितने भी बेहतर हो, आदमी गड़बड़ होगा तो कुछ नहीं होगा। और कोई नियम कानून ना हो, सिर्फ आदमी ठीक हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। नियम कानून कोई ना हो, बस आदमी ठीक हो। इसलिए मूल समस्या आदमी में है, सिस्टम में नहीं है। और जो फेसबुकिये मूर्ख हैं वो सिस्टम सुधारने पर लगे हैं, आदमी से उन्हें कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आदमी के तौर पर वो खुद सुधरे हुए नहीं। आदमी के तौर पर सुधारने की बात आए तो सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। और ये मानने में भी तकलीफ होती है कि हम गलत हैं। इतने सिस्टम सुधार रहे हैं, कानून बनने चाहिए। कानून बन के क्या होगा, क्या हो जाएगा कानून बनने से? तो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि, इसके अंतर्गत 3 महीने से अधिक का निवारक निरोध संसद द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है, किंतु उससे अधिक अवधि इसके लिए व्यक्ति को निवारक निरोध में रखना जहां डिटेनिंग अथॉरिटी के लिए
अपराधिकृत है या वो नहीं रख सकता। वहीं ये भी है कि संसद ने अगर 3 महीने से अधिक अवधि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि के तौर पर प्राधिकृत कर दिए और आप व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निवारक निरोध में रखना भी चाहते हैं, तो एक रक्षोपाय के तौर पर आपको एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड इसकी राय प्राप्त करनी होगी। और जब वो कहेगा कि 3 महीने से ऊपर इसे निवारक निरोध में रखना ठीक है, तभी आप रख पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अगर वो ये कहता है कि 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निवारक निरोध में रखना ठीक है, तो फिर आपको रखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है। आप अगर इस बात से संतुष्ट हैं कि अब कोई जरूरत नहीं रह गई, तो आप संबंधित व्यक्ति को एडवाइजरी बोर्ड की एडवर्स ओपिनियन के बाद भी निवारक निरोध से मुक्त कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब यह कहा कि एडवाइजरी बोर्ड के पास भेजेंगे, तो एडवाइजरी बोर्ड होगा तभी तो भेजेंगे। अगर एडवाइजरी बोर्ड होगा ही नहीं तो भेजेंगे क्या खाक? इसका मतलब जब भी निवारक निरोध प्राधिकृत करने वाली विधि बनेगी तो उसमें एडवाइजरी बोर्ड का प्रोविजन होगा, ठीक है। और एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा, इस विषय पर संविधान स्वयं व्यवस्था कर रहा है। इसलिए क्योंकि मामला स्वतंत्रता का है, इसे विधायिका में बैठे लोगों के, ठीक है, स्वीट विल, उनकी सदिच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए एडवाइजरी बोर्ड कैसे बनेगा ये वो स्वयं बता रहा है। और एडवाइजरी बोर्ड में उन लोगों को रखे जाने का प्रावधान कर रहा है जो मन से, वृत्ति से स्वतंत्र होते हैं। अब यहां भी सिर्फ माना ही जा रहा है स्वतंत्र होते हैं। हां, ये ठीक है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को भी अगर आप वहां बैठा दोगे तो वो सिस्टम कुछ ऐसा है कि व्यक्ति में स्वतंत्रता अपने आप आ ही जाती है, लेकिन वो एक सीमा ही तक आती है। बाकी जब राहुल गांधी का मसला आता है तो सजा सस्पेंड ही हो जाती है, आजम खां का आता है तो सस्पेंड नहीं होती है। ये हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं है, ये गुलामी के आधार पर है। ये गुलामी के आधार पर है, हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं। इसे इस ढंग से न ले लीजिएगा, ठीक है। उन्हें मानहानि में सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट से फट से सस्पेंड हो गई। क्यों? किन्ने की? जेबी पारदी वाला, ठीक है। हालांकि ये कंटेम्प्ट है कि हम व्यक्तिगत, ठीक है, मोटिव किसी जज पर असाइन करें, लेकिन एक शंका तो उठती है, ठीक है, और उस शंका का जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ कहने भर की बातें हैं, लेकिन कोशिश उसी ओर हुई है कि आदमी ठीक वहां पहुंचे। कोशिश कानूनों में उसी ओर है। हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, वो एक अलग बात है। इसीलिए उनका एडवाइजरी बोर्ड किससे मिलकर बनेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो, या रहे हैं, या न है न रहे हैं, लेकिन एलिजिबल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए, ठीक, एलिजिबिलिटी उनमें पूरी है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो निश्चित तौर पर थोड़े स्वतंत्र वृत्ति के होते ही हैं। इसमें भी ला कमीशन तक की सिफारिशें आई हैं कि एक्टिंग जजेस को ही रखना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग जज ज्यादा स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेता है, ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि एक्टिंग जज को हटाने के लिए प्रक्रिया वो आएगी, और जो रह चुका है वो तो आन मर्सी होगा, अब ये हटा देते हैं। जो एलिजिबल है, ठीक है, या तो आप सुरक्षा दें कि एडवाइजरी बोर्ड में आने के बाद इतने दिन तक टेन्योर रहेगा, कुछ ऐसा हो, वो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फिर बदलाव होगा, ठीक है। तो उन्होंने तीनों के लिए कहा मिलकर बने सलाहकार बोर्ड से 3 मास की अवधि की समाप्ति के पहले ये प्रतिवेदन, तो बाकी तो बात नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि ये तो गठन का तरीका बता दिया।
लेकिन एडवाइजरी बोर्ड फंक्शन कैसे करेगा? जब वो अपने को रेफर्ड मामले पर राय देगा तो कैसे फंक्शन करेगा? इसके लिए उन्होंने 7B का किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अवधि, ठीक है, नहीं 7B नहीं 7C, खंड 4 के उपखंड का के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी? ये संसद विधि बनाकर अधिनियमित करेगी। और अक्सर करके जो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि होती है उसी में लिखा होता है कि सलाहकार बोर्ड अपनी राय देने में किस प्रक्रिया का पालन करेगा, ठीक है। और उस प्रक्रिया में शामिल रहता है कि सामने वाले व्यक्ति से वो प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे, सुनवाई का अवसर देंगे, जो भी प्रक्रिया है वो संसद ही विधि बनाकर तय करेगी, ठीक है। एक फैसिलिटी और दी है। फैसिलिटी क्या दी? अभी हम लोग ऊपर देखेंगे, उसमें कहता है कि 4 में क्या कहा? 4 में कहा, उसको मत देखिए, हमें देखिए। 22(4) में यह कहा कि निवारक निरोध में व्यक्ति को रखा जाएगा तो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के उपबंधों के अधीन ही रखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसे 3 मास से अधिक अवधि के लिए, ठीक है, निवारक निरोध में नहीं रखा जाएगा, दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर 3 मास से अधिक अवधि के लिए उसे निवारक निरोध में रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त करनी होगी। 3 बातें होंगी। एडवाइजरी बोर्ड कैसे बनेगा वो बता दिया, ऐसे बनेगा, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड की प्रक्रिया क्या होगी वो 22(7)C के मुताबिक संसद विधि बनाकर अधिनियमित करेगी। तो यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब बात जो आ रही है कि 3 मास से अधिक अवधि के लिए आपको अगर रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन आप लेंगे, लेकिन 22(7)A यह कह रहा है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड का के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा, ऐसा भी संसद विधि बनाकर बता सकेगी। क्योंकि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि, और उसके बाद डैश लगा है, तो डैश से पहले ये जो लिखा है संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी, ये काखंड, खाखंड, गाखंड तीनों के पहले पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों में और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में संसद, ठीक है, ये प्रावधानित कर सकेगी कि इन पर्टिकुलर मामलों में, इन सर्कमस्टांसेस में एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए बिना भी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए कारावास में अर्थात निवारक निरोध में रखा जा सकेगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में समझना चाहिए। ये बात लिखी क्यों गई होगी? अगर गधे से पूछो तो गधा बता देगा कि ये क्यों लिखी गई होगी। ये बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए लिखी गई होगी कि कोई बहुत अपवादिक परिस्थिति पैदा हो जाए, उसमें यह उपबंधित किया जा सकता है कि अगर यह परिस्थिति है, अर्थात देश पर आक्रमण हो रहा है या इससे भी बड़ी कोई परिस्थिति है, देश के अंदर भुखमरी है, दसियों साल से सूखा पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति उस समय मुनाफाखोरी के लिए गेहूं अपने स्टॉक में इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, जनता मर रही है, जैसा कोरोना में हुआ कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में इकट्ठा कर रहे थे,
ठीक है, नीचता की पराकाष्ठा थी। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में रख रहे थे, सब मर रहे हैं। किन परिस्थितियों में और किस वर्ग या वर्गों के मामले, ये विशेष वर्ग भी निर्मित हो रहा है और परिस्थिति को भी बता रहे हैं कि कोरोना की परिस्थिति है, महामारी की परिस्थिति है। और किस वर्ग का मामला है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में छुपाए ले रहे हैं। ठीक है, तब संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि ऐसे लोगों को निवारक निरोध में रखा जाए और बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए 3 मास से अधिक अवधि के लिए। ठीक है, ऐसी कोई बहुत गंभीर परिस्थिति हो उसके लिए प्रोविजन बनाया गया होगा। ठीक है, और इसका उपयोग कब हुआ है? सिर्फ एक बार हिंदुस्तान में, एक बार। कब? जब इंदिरा गांधी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा बनाया तब। ठीक है, मीसा में 2 किस्म के कैदी थे, 2 किस्म के। एक वे कैदी थे, ठीक है, जिन्हें एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए बिना, ठीक है, 3 महीने से अधिक कारावास में रखा जाना प्राधिकृत किया गया था। और एक वे कैदी, ठीक है, जिन्हें 3 मास से अधिक अवधि में के लिए कारावास में रखा जाना प्राधिकृत करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लेना जरूरी थी। शाहजहांपुर में 3-4 लोग थे सिर्फ, नाम व्यक्तिगत रूप से हम उनके जानते हैं, लेकिन यहां लेना ठीक नहीं है। ऐसा लगेगा मानो हम उनका प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें मीसा बंदी के तौर पर रखा गया था और उनके संबंध में एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन भी नहीं ली गई थी। और 3 मास से अधिक 15 महीने, 1.5 बरस, पूरे 1.5 बरस क्यों, 18 महीने जब तक आपातकाल चलता रहा वो कारागार में ही रहे और एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन भी नहीं आई। ये अत्याचार श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही किया है देश में। ठीक है, और यहां से एक बात और निकलती है जो अभी हमने कहा कि कुछ भी हो, कोर्ट का वातावरण ऐसा होता है कि वहां आपको शर्माते शर्माते ही सही कुछ तो बोलना ही पड़ता है, ठीक बात के तौर पे। ठीक है, तो शंभू सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज द केस। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट गया और मीसा में इस प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, लेकिन जब तक किया तब तक मीसा ही खत्म होने, मतलब आपातकाल ही खत्म होने पर आ गया। क्यों था क्या मीसा में? यहां यह लिखा हुआ कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में। ठीक है ना, और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है मसला, किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में, यह एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। एके गोपालन में इस और शब्द की व्याख्या हुई थी और इसमें पिटिशनर्स का तर्क था कि संसद अगर विधि द्वारा विहित करना चाहती है कि निवारक निरोध से संबंधित विधि है, निवारक निरोध से संबंधित जो विधि है उसके अंतर्गत 3 मास से अधिक अवधि के लिए किसी को एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए बिना कारागार में रखा जा सकता है, ऐसा अगर संसद विधि द्वारा विहित करना चाहती है तो उसे परिस्थितियां भी बतानी होंगी और मामलों का वर्ग यह भी बताना होगा कि किन परिस्थितियों में और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में व्यक्ति को 3 महीने से अधिक बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए निवारक निरोध में रखा जा सकता है। दोनों बातें बतानी होंगी संसद को। और अगर यह मान लें हम दोनों बातें संसद को बतानी होंगी तो विधायिका की शक्ति पर कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध आता है। यानी
महामारी की स्थिति हो और कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर गड़बड़ कर रहा हो, तब आप उसे 3 मास के लिए निवारक निरोध में भेज सकते हैं और एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन न भी प्राप्त करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कुछ प्रतिबंध आया, ये पिटिशनर्स का तर्क था। लेकिन एके गोपालन में तो जो बैठे थे वो जाने कहां से पढ़ के आए थे और जाने क्या पढ़ के आए थे, उन्होंने इसे भी नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, यहां और का अर्थ यह है कि संसद चाहे परिस्थितियां बता दे और चाहे वर्ग और वर्ग के मामले बता दे और चाहे दोनों बता दे। मतलब संसद यह भी कर सकती है कि वो ये कह सकती है इन परिस्थितियों में अगर कोई, ठीक है, ऐसे कृत्य कर रहा है जो कि राज्य की शांति सुरक्षा लोक व्यवस्था जिन आधारों पर निवारक निरोध संबंधी विधियां बनाने की अनुमति सूचियों में मिली है, ठीक है ना, बात सूचियों मिली है ना, कि आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, भारत की सुरक्षा, ठीक है ना, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ठीक है, उसके लिए निवारक निरोध जो संसद ने बनाया है, ठीक है। तो संसद केवल परिस्थितियां बता दे कि इन परिस्थितियों में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अंतर्गत व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए निवारक निरोध में रखा जा सकता है। और संसद यह भी कर सकती है कि परिस्थितियां ना बताए, वर्ग या वर्गों के मामले हैं, तब फिर बात बड़ी हो जाएगी। संसद ने परिस्थितियां नहीं बताई, जो गैस सिलेंडर इकट्ठा करके रखेगा, यानी इस समय भी अगर गैस सिलेंडर इकट्ठा करके रखोगे तो आपको निवारक निरोध में भेजा जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए। ठीक है। अच्छा, अगर केवल परिस्थितियां बताई जाए कि जब महामारी हो, तो फिर महामारी का अर्थ होता है जो लगातार बहुत लोगों को हो रही, बहुत लोग मर रहे हैं, ये नहीं, जो बहुत लोगों को हो रही, वो तो वायरल फीवर भी होता है। ठीक है, वायरल फीवर भी होता है, भाई महामारी के तौर पे चलता है, कभी डायरिया चलता है, कभी कुछ चलता है, तो बहुत विस्तृत शक्ति फिर संसद को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, एके गोपालन, और जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता ये खतरे में हो तो फिर बहुत सख्ती के साथ पेश होना चाहिए, बहुत सख्ती के साथ कानूनों का अर्थान्वयन करना चाहिए। ये निर्वचन के सिद्धांत हैं। तो कायदे में एके गोपालन में यह कहना चाहिए था कि नहीं, यहां और शब्द का अर्थ है परिस्थितियां और वर्ग या वर्गों के मामले, लेकिन इससे उलट एके गोपालन में कहा गया और इसके कारण से मीसा बना। ठीक है ना, क्योंकि मीसा जब इनेक्ट किया गया तब तो एके गोपालन का अर्थान्वयन था। ठीक है, और इसलिए मीसा में उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो, और वो 3 या 4 लोग जो शाहजहांपुर में 3 थे या 4, ठीक है, ऐसे ही थे, जो बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए 3 महीने से अधिक पूरे 18 महीने आपातकाल के जेल में रहे थे, वो और कोई नहीं थे, वो सीधे इंदिरा गांधी के विरोध में, यानी कांग्रेस के विरोध में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे। उन्हें आप सब जानते हैं, वेल नोन पर्सनालिटी, गुंडे नहीं है वो, लुच्चे और लफंगे नहीं है, राजनीतिक विरोधी। ठीक है, उन्हें रखा गया है बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन प्राप्त किए। यानी आपने, ठीक है, इसका खूब लाभ उठाया कि किन परिस्थितियों और किस वर्ग या वर्गों के मामलों दोनों जो अलग अलग कर दिया, इसका खूब आपने अनड्यू लाभ उठाया है। आप सत्ता के दुरुपयोग की बात करते हैं, आपसे ज्यादा कुकृत्य सत्ता में रहते हुए किसी ने किए ही नहीं। और आज भी आप जब आ जाएंगे तो वही शुरू हो जाएगा। आप सोचो, देश में इतने महापुरुष हुए, किसी के नाम पे कुछ है ही नहीं, फलाने गांधी फलाने गांधी फलाने गांधी, बस यही है। ठीक है, तो
आपने जो कुछ किया है वो देखने लायक है। और फिर वही बात आती कि कानून की अपनी विशेषता है कि ये आपको युक्ति संगत बना ही देगा। तो कितने भी आप कमिटेड हो, लेकिन फिर भी कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। ओपन कोर्ट होता है, रिपोर्ट होती है चीजें, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी बात को। अंततः चीफ जस्टिस को भी अपनी उस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना करनी ही पड़ रही है, जिसकी वजह से उनका इतिहास पब्लिक डोमेन में आ गया। उस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना करनी पड़ रही है। तो शंभुनाथ सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह कहा गया, ठीक है, कि मीसा का यह प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और किन परिस्थितियों में और किन वर्ग या वर्गों के मामलों में इसे, और जो कंजंक्शन है यहां, इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि दोनों बातें संसद को बतानी होंगी, तभी वो एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन संबंधी जो बाध्यता है उसको समाप्त कर सकेगी। ठीक है। अब एक चीज और आ गई है जो कल हमने कही थी कि संसद विधि द्वारा बता सकेगी कि कितनी अवधि, कितनी अधिकतम अवधि के लिए आपको निवारक निरोध में रखा जा सकता है। संसद ने विधि द्वारा बता दिया। और जो निरोध है उसकी प्रकृति कैसी, निवारक, इसलिए जमानत नहीं हो सकती, जमानत नहीं हो सकती, क्योंकि जमानत तो आपराधिक विधि का भाग है। और आपराधिक विधि ये तो आपको विचाराधीन बंदी और या फिर दोषसिद्ध बंदी इस रूप में रखने का, आपको निरोध में रखने का प्रावधान करती है। और जब आप विचाराधीन बंदी के तौर पर, तो आप जमानत मांग सकते हैं। पहले कहां मांगते, 436, 437, 438, 439, अब कहां 478, शायद 478 से 478, 479, 80, 81, 82 इसमें। ठीक है। और अगर आप दोषित हो गए तो अपील में पहले 389 थी, अब 400 कुछ आ गई है, वहां आप जमानत मांगेंगे। अगर आपने रिवीजन किया है तो रिवीजन में जमानत का प्रावधान था। ठीक है। चार्जशीट यानी अन्वेषण की समाप्ति 60 दिन 90 दिन में नहीं हुई तो जमानत का प्रावधान था। रेफरेंस भेजा गया है तो जमानत का प्रावधान था। ठीक है। लेकिन जमानत दांडिक विचारण के दौरान, जबकि निवारक निरोध ये दांडिक निरोध है ही नहीं, ये तो प्रकृति में अलग है, इसलिए कोई जमानत नहीं। हां, एक बात ठीक है कि अधिकतम अवधि संसद निर्धारित करेगी, उससे अधिक अवधि के लिए आपको निरुद्ध किया गया, आपका छूटने का हक बनता है अनुच्छेद 21 के कारण, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपको निरुद्ध नहीं किया गया, यह नहीं कहा जा सकता। तो क्या जारी होगा, हैबियस कॉर्पस 21 और 22 दोनों के वायलेशन के आधार पर आपको जिसके अंतर्गत निवारक निरोध में रखा गया वो संसद द्वारा पारित विधि नहीं है। ठीक है। यह सक्षम विधायिका द्वारा पारित विधि नहीं है, या सक्षम विधायिका द्वारा पारित तो है किंतु विधि नहीं है। ठीक है। सक्षम विधायिका द्वारा पारित तो है किंतु विधि नहीं है, अर्थात फिलोसॉफिकली और हिस्टोरिकली जिसे कानून समझा गया है उन मापदंडों के मुताबिक वो विधि नहीं है, तो भी क्या बनना, हैबियस कॉर्पस, क्योंकि 21 वायलेट हो रहा है, तो भी आप हैबियस कॉर्पस जारी कराएंगे 21 और 22 के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है। तो आप हैबियस कॉर्पस जारी कराएंगे और या फिर स्वयं डिटेनिंग अथॉरिटी यह तय कर ले कि अब आपके निवारक निरोध में रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। या फिर एडवाइजरी बोर्ड को आपका मामला न जाए और 3 महीने बीत जाए, या एडवाइजरी बोर्ड ओपिनियन दे दे कि निवारक निरोध में रखे जाने की जरूरत नहीं, फिर डिटेनिंग अथॉरिटी का मत कुछ भी हो आप छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है ना।
उल्टे यहीं पर बस आपसे सवाल बनता है, एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन यह है कि निवारक निरोध में रखे जाने की जरूरत है, किंतु डिटेनिंग अथॉरिटी सहमत नहीं है, छोड़ दिए जाएंगे आप। एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन यह है कि छोड़ दिए जाने की जरूरत है। अब डिटेनिंग अथॉरिटी भले ही ऐसा सोचती है कि रखे जाने की जरूरत है निवारक निरोध में, फिर भी छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हमेशा किसके पक्ष में लिया जाएगा अर्थान्वयन? स्वतंत्रता के समर्थन के पक्ष। और वही कानून भी कह रहा, भाई 22(4) कह रहा कि 3 महीने से ऊपर रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन के बिना नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एडवाइजरी बोर्ड को यह कहना ही चाहिए कि निवारक निरोध में रखने की जरूरत है। अगर एडवाइजरी बोर्ड यह कह रहा है कि नहीं जरूरत है, तो फिर आपका मत कुछ भी हो, उसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि एडवाइजरी बोर्ड कहता है कि रखा जा सकता है और आपका मत ये है कि नहीं रखा जाना चाहिए, मत रखिए, क्योंकि ये तो आप है ना, ठीक है ना। तो ये फर्क है और यहीं पर 22 में सवाल बनते हैं और आप 21 लिख लेंगे, 22 नहीं आएगा आपको, ठीक है। 22 के प्रति आप बड़े उदासीन बने रहते हैं, लेकिन 22 की उदासीनता आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो आपको आगे ले जाएगा। तो 22(4) और 22(7) जो हो गया। अब 5 और 6 बचा है, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।